हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? यस, हम लोग ने फर्स्ट मॉड्यूल का चैप्टर 1, 2, 3 ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है एंड आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ आवर फर्स्ट मॉड्यूल, जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। देखो, जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था दैट इंडिया के अंदर जब इंडिपेंडेंस हुआ तो हम थोड़े डरे हुए थे। तो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर अस कि हम बाहर से इन्वेस्टर्स को आने दें और यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने दें। सो हमने क्या किया भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में अलाउड नहीं है। बट लेटर ऑन हमने देखा कि बाकी सारी कंट्रीज़ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है एंड हमने वो चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। तो स्लोली एंड स्टेडीली वी ऑल्सो ओपनड आवर इकोनॉमी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, सो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होता है, मर्जर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हम लोग उसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ने वाले हैं। So starting with, foreign capital has a significant role to play in every economy. हर इकोनॉमी में foreign capital का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। For developed country, it is necessary to support their sustainable development. अगर एक कंट्री डेवलप हो चुकी है तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, मीन्स इन सच ए वे डेवलपमेंट करना है कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को हम लोग हैम्पर नहीं कर रहे। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वो हेल्प करता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन। हम लोग अच्छा खासा कैपिटल जमा कर पाएंगे सो एज टू फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उससे हमारे कंट्री का। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया? सो नॉट जस्ट इंडिया बट जनरल। सो फर्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IMF, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड टू एक्वायर अ लास्टिंग इंटरेस्ट। मतलब खुद का एक बिजनेस सेटअप कर रहे हैं कहीं पे। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली फॉरेन एक कंट्री में जाके एक सेटअप स्टार्ट कर रहे हो, खुद का एक बिजनेस सेटअप कर रहे हो, so that comes under foreign direct investment, enterprise operating in an economy other than that of the investor। मतलब खुद की कंट्री के अलावा दूसरी जगह पे जहाँ पे मेरा बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है वो छोड़ के मैं दूसरी कंट्री में जब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सो दैट कम्स अंडर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टर का पर्पस क्या होता है कि उसको अच्छा खासा मैनेजमेंट, अभी मैं खुद का बिजनेस अगर सेटअप कर रहा हूँ कहीं पे, सो ऑफकोर्स मुझे वो बिजनेस का मैनेजमेंट भी मेरे हाथ में रखना है। सिर्फ मैं इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट लेने के लिए नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे, मैंने खुद का पूरा बिजनेस सेटअप किया हुआ है, स्टार्टअप किया हुआ है। सो येस, आई वॉन्ट द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इन माई हैंड्स बेसिकली। स्टार्ट करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंडिविजुअल और कंपनी इन अ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अनदर कंट्री। मतलब दूसरे की कंट्री में जाके हम वहाँ पे एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं और वहाँ पे एक बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थ्रू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि बैंक्स या अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हम दूसरी कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हियर द इंटेंशन इज नॉट टू एंटर इनटू द मैनेजमेंट, रेदर द इंटेंशन इज टू अर्न इंटरेस्ट और गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स ऑन कैपिटल। ठीक है, हमको अच्छा खासा रिटर्न्स लेना है, हमको मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन फॉरेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, उसमें जब इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, सो दैट कम्स अंडर फॉरेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है। बेसिकली ये कौन होते हैं? तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। कौन होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। India in foreign financial, investing in foreign financial instruments is portfolio investment. Portfolio equity, yes, of course, shares flows have played an important role of providing finance to the firms. ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इक्विटीज में इन्वेस्ट करके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा डाला है। फॉरेन पोर्टफोलियो इक्विटी इन्वेस्टमेंट
इन्वॉल्व बाइंग कंपनी शेयर्स इन अनदर कंट्री, मतलब दूसरी कंट्री के कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। यूजुअली स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट के थ्रू करते हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा कंट्रोल लेने का इंटेंशन बिल्कुल होता नहीं है, ठीक है। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, एफडीआई में कंट्रोल मैनेजमेंट का मिलता है, लेकिन एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में एसेट्स के ऊपर कंट्रोल मिलता नहीं है। नाउ दिस थर्ड वन इज डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। डिपॉजिटरी रिसीट भी बेसिकली एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी के अंदर ही मिल रहा है। इसमें आता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन कंपनीज के लिए होता है, ठीक है, जहां पे अमेरिकन इन्वेस्टर्स इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट अमेरिका को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज के इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। बट ऐसे ही डायरेक्टली आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। सपोज एक इंडियन कंपनी है जिसको पैसे की जरूरत है, ठीक है, वो अपने ऊपर एक स्टॉक एक्सचेंज रखता है, डिपॉजिटरी रखता है, रेदर बेटर वर्ड विल बी स्टॉक एक्सचेंज की जगह पे हम लोग बोल सकते हैं डिपॉजिटरी, ठीक है। सो इंडियन कंपनी, उसके ऊपर रहेगा डिपॉजिटरी इंडियन। सो ये डिपॉजिटरी फॉरेन की जो डिपॉजिटरी है इसके साथ टाइप होता है। एंड फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं सो दिस फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो लोग फॉरेन डिपॉजिटरी को पैसे देते हैं, वो फॉरेन डिपॉजिटरी वाले इंडियन डिपॉजिटरी को पैसे देते हैं, एंड इंडियन डिपॉजिटरी से पैसे मिलते हैं इंडियन कंपनीज को। अगेंस्ट दैट इंडियन कंपनीज डिपॉजिटरी को अपने शेयर्स देते हैं। ये शेयर्स डिपॉजिटरी खुद के पास रखता है एंड फॉरेन डिपॉजिटरी को एक रिसीट देता है, ठीक है, कि आपने पैसे इतने दिए हैं, उसके लिए रिसीट्स मिलती है। तो और वो रिसीट जब इन्वेस्टर को मिलती है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है, क्योंकि किसने आपको रिसीट प्रोवाइड की है, डिपॉजिटरीज ने आपको रिसीट प्रोवाइड की है, तो उसको हम लोग डिपॉजिटरी रिसीट बोलते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बेनिफिट शेयर्स के जैसे थोड़े बहुत बेनिफिट मिलते हैं, सारे बेनिफिट्स मिलते नहीं हैं। तो इसके अंदर दो तरह होते हैं, एक होता है अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट जिसको हम लोग एडीआर कहते हैं। एडीआर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन इन्वेस्टर्स इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन कंपनीज इंडियन कंपनीज के अंदर। एंड दूसरा होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, जहां पे अमेरिका छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा। एंड इंडियन एडीआर इज अ नेगोशिएबल सर्टिफिकेट, ठीक है, एक तरह का एक सर्टिफिकेट है इशूड बाय यूएस बैंक अगेंस्ट द डोमेस्टिक शेयर्स, हमारी कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट वो लोग वहाँ से एक सर्टिफिकेट देते हैं वहाँ के लोकल अमेरिकन जो इन्वेस्टर्स है उनको। GDRs आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन वन और मोर इंटरनेशनल एक्सचेंज एक्सेप्ट इन USA, ठीक है। ADR जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में होता है, GDR जो होता है वो अमेरिका छोड़ के सारी कंट्रीज में होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है डेट फॉरेन कैपिटल कम्स इन द फॉर्म ऑफ डेट, मतलब कर्जा, ठीक है, एक तरह का लोन ले रहे हैं हम लोग, जनरली वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स जो होती है वो, या रेमिटेंस किसी ने हमको पैसे प्रोवाइड किए हैं, या फॉरेन करेंसी वालों ने यहाँ पे नॉन रेसिडेंट्स, हमारी कंट्री के जो नॉन रेसिडेंट्स है उन्होंने यहाँ पे अपने डिपॉजिट्स लाए हैं, तो ये जो डेट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं हम लोग। बाकी सारे जो इन्वेस्टमेंट थे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थे, कहीं ना कहीं शेयर्स या इक्विटी के थ्रू यहाँ पे इन्वॉल्व थे, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। ये जो होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू नहीं होते, डेट होता है, ठीक है, कर्जा एक तरह का, ओके। स्टार्टिंग विथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Foreign direct investment is calculated to include all kinds of capital contributions, ठीक है, such as the purchase of stock। अगर हम देखो, मैंने किसी भी तरीके से फॉरेन कंट्री के अंदर खुद का बिजनेस स्टार्ट करके एक सेटअप करके मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो
वहाँ पे मैं स्टॉक खरीद रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वहाँ की अर्निंग्स जो है मेरी प्रॉफिट वहाँ पे वापस डाल रहा हूँ बाय होली ओन्ड कंपनी, ठीक है, एब्रॉड। एक कंट्री के अंदर ऑलरेडी वो कंपनी है और एब्रॉड में फॉरेन कंट्री के अंदर वो लेके आ रहे हैं होल्डिंग्स, ठीक है। लैंडिंग्स ऑफ फंड्स है फॉरेन सब्सिडरी को या खुद की ब्रांच को या किसी भी तरीके से, तो उसको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इसके टाइप्स क्या है, एक मल्टीनेशनल एंटरप्राइज जो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है। मल्टीनेशनल मतलब जिसका एक से ज़्यादा नेशंस के अंदर बिजनेस हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो प्रॉपर्टी ओन कर रहा है, एसेट्स ओन कर रहा है, अपना बिजनेस वहाँ पे फंक्शन कर रहा है, सो वो एक से ज़्यादा मल्टीनेशनल हो गया, ठीक है। सो उसको हम लोग क्या कहते हैं, FDI कहते हैं। अभी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है बेसिकली यहाँ पे आप एक नया प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट कर रहे हो खुद का, या एक हमारा ऑलरेडी था और उसको एक्सपेंशन करके वहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हो बेसिकली समथिंग ऑफ योर ओन, सो उसको ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। इट रेफर्स टू एस्टैब्लिशिंग अ होली न्यू ऑपरेशन इन अ फॉरेन कंट्री। देखो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हम फॉरेन में कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज वाले भी अगर हमारे यहाँ कर रहे हैं तो भी वो इन्वेस्टमेंट तो है ही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही है। वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट जा रहा है, ठीक है। एनीवेज विच उसको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ FDI फॉर आइदर बिल्डिंग अप अ न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटीज, ठीक है, नया मैंने कुछ सेटअप लगा दिया या कुछ किया, या एग्जिस्टिंग को मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ ऑफ द होस्ट कंट्री। मतलब होस्ट कंट्री मतलब जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। होस्ट कंट्री जो है इन्वेस्टर सेम कंट्री का नहीं होता है, होस्ट कंट्री और इन्वेस्टर दोनों अलग अलग इसके होते हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के होते हैं। उसके बाद आता है FDI का दूसरा टाइप, दैट इज कॉल्ड एज एक्वायरिंग और मर्जिंग, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो है फॉर्म है फॉरेन में, उसको हम उसका कंट्रोल हमारे पास ले लेते हैं, ठीक है, वो हम लोग ने उसके ऊपर ओनरशिप मतलब ले लिया, ट्रांसफ़र हो गया, तो वो होता है एक्वायरिंग या मर्जर, ठीक है। या तो मेरी कंपनी और वो कंपनी दोनों मिलकर अब साथ में काम कर रही है, ऐसा कुछ होता है, तो एक्वायरिंग या मर्जर के थ्रू भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब दूसरा जो टाइप होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ठीक है, मैंने सेम इंडस्ट्री में कोई फॉरेन फॉरेन कंट्री की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, सेम इंडस्ट्री में, ठीक है। अभी मेरा इधर एजुकेशन में है, मेरा कोचिंग क्लासेस चल रहा है, तो मैं कोई और कोचिंग क्लासेस को ओन कर लेता हूँ, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो वो मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन वर्टिकल में होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। बैकवर्ड में होता है मेरे को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाली चीज़ें, ठीक है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट दैट प्रोवाइड्स द इनपुट्स, एंड फॉरवर्ड में होता है उसके आगे दैट यूटिलाइजेज द आउटपुट्स, मतलब मेरा जो आउटपुट है वो यूटिलाइज करने वाले इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे कि सपोज अभी मैं लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके लिए इनपुट्स प्रोवाइड करने वाली ये बोर्ड, कैमरा और वो सब जो इंडस्ट्री है मेरे लिए इनपुट मतलब बैकवर्ड हो गई, एंड मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूज़ करने वाली इंडस्ट्री होती है जैसे कि यूनिवर्सिटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो वो मेरे लिए फॉरवर्ड इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। तो उसमें अगर मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आता है इनवर्ड एंड आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट। इनवर्ड इन्वेस्टमेंट कब होता है, जब फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर पैसे आ रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड एज इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। जब हमारी कंट्री से फॉरेन कंट्री में पैसे जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज a typical form of what commonly is termed as foreign direct investment. Investment of foreign capital occurs in local resources, मतलब पैसे बाहर से हमारे local resources के लिए आ रहे हैं। Outward is also referred to as direct investment abroad. In this case, it is a local capital, यहाँ के पैसे which is being invested in some foreign resources, मतलब out of India के resources में use हो रहे हैं। According to World Trade Organizations, there are three main categories of FDI. एक होता है इक्विटी कैपिटल में इन्वेस्ट करो, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। एक नॉर्मली एन इक्विटी कैपिटल स्टेक ऑफ 10% और मोर ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स
और वोटिंग पावर इन एन इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज और इट्स इक्विवेलेंट इन एन अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज। मतलब एक जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है या जो विदाउट रजिस्टर्ड कंपनी होती है उसमें 10% या उसके इक्विवेलेंट शेयर्स लिए हम लोग ने, ठीक है, एज अ थ्रेशोल्ड फॉर द कंट्रोल, ठीक है, उसके एसेट्स पे हम लोग कंट्रोल ले पाए उसके लिए। देखो ये जो होता है ना, मैंने बोला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है हमको मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स हमारे हाथ में चाहिए, ठीक है। इसमें कैसे भी करो आप, मर्जर्स लो, एक्विजिशन लो या ग्रीनफील्ड करो, ठीक है। मर्जर्स एंड एक्विजिशन आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एफडीआई फॉर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, ऑल्दो द रिलेटिव इंपॉर्टेंस वेरीज कंसिडरेबली। देखो जनरली डेवलप्ड कंट्रीज क्या होता है, मर्जर और एक्विजिशन के लिए जाते हैं, बट बहुत सारी कंट्रीज में ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट भी काम आता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो होता है दैट इज री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। देखो अगर मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से बेसिकली प्रॉफिट तो अर्न करने वाला हूँ, बट आई एम नॉट विड्रॉइंग दैट प्रॉफिट एवरी ईयर, रेदर आई एम री इन्वेस्टिंग। वो जो पैसे है उसके बदले में मैं उनको बोल देता हूँ उतना इक्विवेलेंट अमाउंट के शेयर्स मुझे और देते जाओ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में उतने इक्विवेलेंट अमाउंट के शेयर्स मुझे और देते जाओ। सो दैट कम्स अंडर री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। री इन्वेस्टेड अर्निंग्स comprise of the direct investors shares in proportion to direct equity participation of earnings not distributed as dividend, ठीक है। जो पैसे आपने एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, रेमिट नहीं किया है, लोगों को दिया नहीं है, उसके बदले में आप उनको शेयर्स दे देते हो, सो दैट इज री इन्वेस्टेड अर्निंग्स। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो अभी ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से होस्ट कंट्री, मतलब जहां पे पैसे आ रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट होता है। सो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, सीधी बात है भाई, पैसे ज्यादा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन कंट्रीब्यूट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। एफडीआई प्रोवाइड्स एडिशनल कैपिटल बट एट द सेम टाइम इट डज नॉट इंक्रीज द एक्सटर्नल डेट। मतलब पैसे आ रहे लेकिन हमको वो रिटर्न करना है, उस पर इंटरेस्ट पे करना है, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो जिससे कि हमारा लोन्स एंड क्रेडिट्स बढ़ जाए, ऐसे नहीं होता है। एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री, ठीक है। दूसरा उसके साथ साथ देखो वो लोग पैसे तो लेके आते हैं, लेकिन पैसे लाने के साथ साथ फॉरेन टेक्नोलॉजी भी लेके आते हैं, तो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ कैपिटल इनपुट्स दैट कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये हमको एक बेनिफिट मिलता है। फिर आता है कंट्रीब्यूशन टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी देखो अपना तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, बहुत नेगेटिव है अपनी कंट्री का, कि भाई आउट ऑफ इंडिया पेमेंट भेजना ज़्यादा होता है और आउट ऑफ इंडिया से रिसीट इनकम कम आ रही है, तो डेफिसिट हो जाता है। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट आएगा तो मतलब कैपिटल रिसीट्स हो रही है, ठीक है, ह्यूज अमाउंट आ रहा है, तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट को थोड़ा सरप्लस नहीं तो एटलीस्ट फेवरेबल, नहीं तो बैलेंस तो करने में हेल्प कर ही देगा, ठीक है। FDI can make a positive contribution to balance of payment, towards export earnings, towards debt servicing repayments and generate foreign exchange revenue. Subsidiaries of transnational corporations, ठीक है, जो एक से ज़्यादा नेशनल नेशंस में काम करती है उसको ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस बोला जाता है, विच ब्रिंग द वास्ट पोर्शन ऑफ FDI आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस अराउंड थर्ड ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स, ठीक है, 1/3, मतलब जितने भी टोटल एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें से 1/3 टोटल सिर्फ ये TNCs करती है, ठीक है। ओके, देन ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी तो होने ही वाला है। FDI वेयर इट जनरेट्स एंड एक्सपैंड्स बिजनेसेस कैन हेल्प क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड रेज द वेजेस एंड इनकम, ठीक है। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, जहां पे लोग एसेट्स ओन करना चाहते हैं, ठीक है, न्यू बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके थ्रू हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा।
टेक्नोलॉजीज भी आएगी हमारे कंट्री में, तो उससे सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स मिलेंगे। पेरेंट कंपनीज कैन सपोर्ट देयर फॉरेन सब्सिडरीज बाय इंश्योरिंग उनको ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर मिले, तो उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा खासा होगा। टेक्निक्स आएगी हमारे यहाँ पे, बहुत सारी इनोवेशंस होंगे हमारे यहाँ पे कितने सारे, तो देखो कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। देन इट स्टिमुलेट्स द डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस। अभी देखो अभी क्या होता है, डोमेस्टिक एंटरप्राइज आर थोड़े सेफर साइड, बट जब फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन बिजनेस यहाँ पे आएंगे, तो कंपटीशन उनका बढ़ जाएगा। सो दे विल ऑल्सो बी थोड़ा उनको होगा कि भाई अच्छी क्वालिटी हम भी प्रोवाइड करें, सो दैट हम भी कंपटीशन में बने रह सकते हैं। फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, पहले जो गुड्स हम लोग इंपोर्ट करते थे, अब हमें वो गुड्स इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे ही वो गुड्स बनाएंगे। स्टिमुलेट एक्सपोर्ट, अभी हम लोग इंपोर्ट करना तो बंद कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स के लिए गुड्स बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस करेंगे सो दैट वी कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट गुड्स, उससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इफेक्ट अच्छा खासा आएगा, ठीक है। फिर कंपटीशन क्रिएट होगा, जो अभी मोनोपोली क्रिएट करके रखा है, तो उससे मोनोपोली ब्रेक हो जाएगा एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आएगा, जिससे ऑफकोर्स कंज्यूमर्स को ही बेनिफिट होने वाला है। फिर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होगा, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ पे इनोवेशंस होंगे, तो उसकी वजह से हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी काफ़ी डेवलप होगा, ठीक है। होस्ट कंट्री के बेटर मैनेजमेंट स्किल्स सीखेंगे। फिर रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट तो आएगा ही हमारे यहाँ पे, ठीक है। सेक्टर्स जो हमारे हैं डिफरेंट जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहे, वो सेक्टर्स भी डेवलप होंगे। रिसोर्स भी हम लोग बेटर एलोकेट कर पाएंगे, एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। फिर आता है ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एंड रिवाइटलाइजेशन ऑफ करंट कैपेसिटीज़ है, वो हम लोग और बढ़ जाएगी। एंड एक्सेस टू बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस जो फॉरेन में यूज़ हो रही है, वो हम लोग हमारी कंट्री में लेके आ पाएंगे, जिससे हम लोग और अच्छे तरीके से बिजनेस को मैनेज कर पाए। ओके, सो नेक्स्ट आंसर इज कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू होस्ट कंट्रीज। मतलब अगर मेरी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उसका मुझे क्या कॉस्ट है, मतलब कहीं ना कहीं नुकसान क्या हो रहा है या मैं क्या बेयर कर रहा हूं। सो फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले मुझे कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। मेरी जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है, डोमेस्टिक कंपनीज है, उनको फॉरेन कंपनीज का कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरा नेगेटिव भी होता है, बिकॉज जब फॉरेन कंट्रीज यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करेगी, तो ऑफकोर्स वो लोग प्रॉफिट यहाँ से लेके जाने भी वाले हैं। ऑफकोर्स वो लोग वहाँ से गुड्स इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। हमारी कंट्री में अगर हम लोग रॉ मटेरियल वो सब इंपोर्ट करेंगे उनके लिए, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वापस नेगेटिव जाने की चांसेस है। ट्रेड बैलेंस हमारा नेगेटिव हो जाएगा वापस, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट्स करने लगेंगे रॉ मटेरियल्स। डिपेंडेंसी हमारी टेक्नोलॉजी की सोर्स उनके ऊपर क्रिएट हो जाएगी डिपेंडेंसी, क्योंकि हम लोग खुद का प्रोड्यूस करना, कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन करना बंद कर देंगे। डाइवर्जन, हमारे पैसे सारे डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्लान से सारे एफडीआई के टूवर्ड्स चले जाएंगे, ठीक है। डाइवर्जन, हम लोग जो फोकस है हमारा डोमेस्टिक के ऊपर रहेगा नहीं। सोवरेनिटी एंड ऑटोनॉमी के ऊपर भी हम लोग का खतरा आएगा, क्योंकि फॉरेनर्स हमारी लोकल कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, हार्म करने वाले हैं। और लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर तो ये ज़्यादा ही होता है बेसिकली, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कुछ कम्युनिटीज़ और कुछ लोगों को ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहा है, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो गुड्स बनाएंगे वो कुछ मोर एजुकेटेड एंड टिपिकली वेल्दी लोगों के लिए वो लोग ज़्यादा फेवरिज्म थोड़ा करेंगे। उसकी वजह से इनकम ग्रुप्स में भी जो गैप है वो बढ़ जाएगा, अमीर अमीर रहेगा, गरीब गरीब होते जाएगा। कल्चरल इम्पैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग नॉन ट्रेडिशनल गुड्स बनाएंगे, जैसे कि सिगरेट्स, ठीक है, जैसे कि अल्कोहल, ठीक है। सो वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर और कल्चर के ऊपर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। फिर जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। उसकी वजह से हमारे यहाँ कॉम्पिटिटर्स में थोड़ा नुकसान हो सकता है लोकल्स को। उसके अलावा हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी प्रॉब्लम हो सकता है,
ठीक है। बिजनेस हु आर लेस एबल टू इक्विवेलेंट अडेप्टेशन, वो लोग टेक्नोलॉजी को नहीं ले पा रहे हैं, तो वो बेचारे तो बिजनेस से बाहर ही हो जाएंगे। तो ये सारे कॉस्ट है, मतलब एक कहीं ना कहीं नुकसान है। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में आ भी रहा है तो भी हमको उससे नुकसान तो होने वाला है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक ये आंसर क्लियर हो चुका है। इसी के साथ हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास।